नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष्मान चौधरी फ्रॉम केएमसी मणिपाल, ये सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आप लोग का नीट 2022 का रिजल्ट काफ़ी पहले आ चुका था और अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो काउंसलिंग काफ़ी प्रोसेस होती हैं, आपको रजिस्टर करना पड़ता है, उसमें फिर सीट सेलेक्ट करनी पड़ती है, फिर सीट लॉक करनी पड़ती है। तो उसका पूरा एक प्रोसेस है जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा। बट आज हम आते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है केएमसी मणिपाल के बारे में। आप लोग बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पीजी के बारे में या फिर यहाँ की फ़ीस के बारे में, हॉस्टल फ़ीस के बारे में। तो ये वीडियो उसी के बारे में है और मैंने ट्राई किया है जितनी पॉसिबल क्वेश्चन हैं, जितनी पॉसिबल डाउट्स हैं आपकी, उन सबको मैं इस वीडियो में क्लियर कर सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ एंड तक देखिए इस वीडियो को, और जिससे कि आप सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन बचता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। एंड सॉरी फॉर दिस सेम सीन अगेन एंड अगेन। वो पीछे जो वॉल है, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाता है और रात को फिर यही टेबल के सामने यही सही लोकेशन बनती है वीडियो शूट करने के लिए। तो सॉरी फॉर द सेम फ्रेम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कट ऑफ के बारे में। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि कट ऑफ मतलब जो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है, मोस्टली 36,000 से लेके 38,000 तक क्लास सीट आपको मिल जाएगी जनरल कैटेगरी में। एनआरआई सीट्स तो अलग होती हैं। अब हम लोग अगर बात करें फीस लिस्ट के बारे में, जो कि मणिपाल के ऑफिशियल फीस लिस्ट आ गई है। तो जो ट्यूशन फीस रहने वाली है एमबीबीएस के लिए 2022-23 बैच के लिए, वो रहेगी 70,88,500 इंडियन रुपीज़, पूरा ट्यूशन है कोर्स का उसके लिए। और जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्यूशन फीस रहेगी 1,97,000 यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो ये आपकी ट्यूशन फीस हो गई। उसके अगर हम आते हैं हॉस्टल फीस पे, तो हॉस्टल यहाँ पे मतलब एनआरआईज के लिए अलग होते हैं और जनरल कैटेगरी के लिए अलग हॉस्टल्स होते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के लिए हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ के लिए नेहरू ए हॉस्टल होता है, जिसकी जो फीस होती है वो 1,23,500 रुपीज़ होती है। और फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल और साथ में मैथ्स लेना कंपलसरी होता है। सेकेंड ईयर से आप लोग मैथ्स छोड़ सकते हो, बट फर्स्ट ईयर में मैथ्स कंपलसरी है और जो इनका हॉस्टल है वो कंपलसरी है। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल की अगर बात करें जनरल कैटेगरी में, तो इंदिरा हॉस्टल है। इंदिरा हॉस्टल की जो फीस है सिंगल रूम विद अटैच बाथरूम नॉन एसी, उसका है 1,28,500 इंडियन रुपीज़। और जो डबल रूम है विद अटैच बाथ नॉन एसी, उसका प्राइस है 1,23,500। उसके बाद अगर हम बात करें एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें जो बॉयज़ का जो हॉस्टल है वो अमृत्या सेन है। इसकी जो सिंगल रूम विद अटैच बाथ विद एसी है, उसका जो प्राइस उसका जो कॉस्ट है वो आपको पड़ेगा 2,740 यूएस डॉलर्स। और जो चंद्रशेखर हॉस्टल फॉर गर्ल्स है, उसमें दो तरह के रूम है, सिंगल और डबल विद अटैच बाथरूम एंड एसी। तो जो सिंगल वाला है उसका आपको प्राइस पड़ेगा 3,410 यूएस डॉलर, और जो डबल वाला है उसका वो पड़ेगा 2,360 यूएस डॉलर्स। इन दोनों की जो पीडीएफ है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, तो आप वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ सकते हैं इसको। अब बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्कॉलरशिप। तो बेसिकली क्या होता है कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है वो मतलब बाकी कोर्स के लिए भी करती है, बट मैं इन दो के बारे में बात करूँगा। तो बेसिकली एमबीबीएस के बारे में बात करूँगा। तो जो एमबीबीएस की जो एमबीबीएस के लिए आपको 3 स्कॉलरशिप मिलती हैं। एक है कलम पाई स्कॉलरशिप, एंड सेकेंड है फ्रीशिप स्कॉलरशिप, और थर्ड है स्कॉलरशिप। तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो जो कलम पाई स्कॉलरशिप है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो है आपकी 500 से कम नीट में ऑल इंडिया रैंक आनी चाहिए। साथ में 80% आपका जो एग्रीगेट है वो होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायो मिला के 12th में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं? बेनिफिट आपको मिलता है कि आपकी जो 100% फीस है, इसको मतलब कि कोर्स फीस प्लस हॉस्टल फीस, दोनों जो फीस हैं वो आपकी मतलब वेव हो जाती हैं। और साथ में आपको पर मंथ 5,000 रुपीज़ का मतलब कि स्टाइपेंड टाइप का मिलता है हर महीने, जब तक कि आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं होती है तब तक। सेकंड जो है वो है आपका फ्रीशिप स्कॉलरशिप। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो है कि 1 से लेके 5,000 नीट में AIR होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ में 80% वही आपका 12th में जो बोर्ड है उसमें आपका 80% स्कॉलरशिप होना चाहिए। इसमें क्या होता है इसमें आपकी 100% जो कोर्स फीस है वो वेव हो जाती है, आपकी हॉस्टल फीस फ्री नहीं होती, सिर्फ ट्यूशन फीस फ्री करते हैं ये लोग। और जो थर्ड है वो है स्कॉलरशिप।
इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 5000 से लेके 10,000 AIR के बीच में, और आपकी जो 12th में 80% एग्रीगेट होने चाहिए 12th के बोर्ड में। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बात करें बेनिफिट की, तो इसमें आपकी जो 50% कोर्स फीस है वो वेव हो जाती है, बाकी 50% और बाकी जो क्या कहते हैं हॉस्टल फीस होती है वो आपको पे करनी पड़ती है इसमें। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके 80% से मतलब आपके अगर मान लो 79.2 है, 79.5 है, तो वो लोग इसको कंसिडर नहीं करते, मतलब कि आपको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं मानते हैं। वो आपको 80% लाना कंपलसरी है, बिकॉज उनको तो एक बहाना चाहिए कि स्कॉलरशिप नहीं देनी है हमको, तो वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि 0.5 कम आए हैं या 0.8 कम आए हैं, एग्जैक्ट उनको कम से कम 80% चाहिए होते हैं। तो अगर आपको ऐसे है डाउट है कि आपके 79.2 या 79.5 आपका आया है, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है। तो ये हो गया स्कॉलरशिप के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो देखो भाई, कॉलेज आए हो, पढ़ने आए हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि 24 घंटे पढ़ते रहोगे, एंजॉय भी करोगे, खेलोगे कूदोगे। तो उसके लिए बेस्ट है, मतलब कि देखो मैं 2 चीज़ें बोल सकता हूँ कि पढ़ाई के लिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो क्लब्स वगैरह हैं, या फिर जो यहाँ पे इनके फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इंटर क्लास, इंटर कॉलेज या फिर इंटर बैच जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सब चीज़ें जो होती हैं, और जो रिसर्च वगैरह वाली चीज़ है, उन सब के लिए मैं आपसे जो वाला मीम देखा है ना आपने, हार्दिक पांडे वाला जो मैच में ऐसे करता है, बिल्कुल आप मतलब कि उस तरह समझ लीजिए कि मेरा आपको ये गारंटी है कि आपको इन चीज़ों में मणिपाल से, KMC से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार मतलब कि पढ़ाई अच्छी नहीं थी या रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम थी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, जो मेरा इंटरेस्ट था वो चीज़ मुझे मिल नहीं पाई। आप उसके लिए मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, वो चीज़ आपको पक्का मिलेगी। पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जितने भी आपको रिसर्च वगैरह करनी है, यहाँ पे हर टीचर आपको रिसर्च के लिए सपोर्ट करेगा, एनकरेज करेगा, और मतलब कि आपको लगना पड़ेगा बट टीचर आपके साथ खुद से आके लगेगा। तो आप इन चीज़ों के लिए बेफिक्र रहिए, आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है। अगर आपको KMC मणिपाल मिल रहा है काउंसलिंग में, तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इसको ले लीजिए। माही यूनिवर्सिटी है, उसका एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है मरीना करके, उसमें आप जब आप मैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आएंगे, या फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके बारे में, तो उसकी जो फैसिलिटीज़ है ना मरीना की, वो वर्ल्ड क्लास हैं। वो 5 या 6 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें अंडरग्राउंड स्पोर्ट्स वगैरह बैडमिंटन के लिए जैसे मतलब ऑफिशियल स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल वैसी फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं। तो मतलब कि फैसिलिटीज़ के मामले में नंबर 1 है KMC, तो आप उसके लिए डाउट मत करिए। अब अगर बात करें नीट PG और USMLE या बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में, तो देखिए जो लोग मतलब कि अभी कॉलेज में आए नहीं हैं, उससे पहले ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोग एक चीज़ समझिए कि नीट UG थोड़ा डिफरेंट होता है। नीट PG वैसा नहीं होता, मतलब कॉलेज में आप ऐसे नहीं आते हो कि भाई ये कॉलेज अच्छा पढ़ाता है तो ये नीट PG क्लियर करवा देगा। नीट PG आपकी खुद की मेहनत से होता है, कॉलेज का उसमें मिनिमम रोल होता है, ठीक है। आप स्किल सीख सकते हो, वो सब चीज़ें कर सकते हो, बट आप कॉलेज की बेसिस पर नीट PG क्लियर नहीं करते हो, ठीक है। आप उसके लिए कोचिंग करते हो, मैरो डैम से बाकी जो कोचिंग्स हैं वो करते हो, बट आप कॉलेज के बेसिस पे नीट PG आप क्लियर नहीं होता है। अगर आप भले ही दिल्ली एम से पढ़े हो, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका नीट PG क्लियर हो ही जाएगा, या आप KMC से पढ़े हो तो आपका नीट PG क्लियर हो ही जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं होती है। बट आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, आपको एक अच्छा एटमोसफियर मिलता है पढ़ने के लिए, अगर आप चाहो तो आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें अगर USMLE के बारे में, तो हाँ, USMLE के लिए KMC का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, और वो इसलिए नहीं कि अच्छा पढ़ाते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। रिकॉर्ड इसलिए अच्छा है कि USMLE में बेसिकली क्या होता है कि आपका एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए वहाँ पे, जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, या फिर जो आपको हेल्प करते हैं। तो KMC का वो नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। हर साल मिनिमम 1 से 2 से 3 बच्चे तो USMLE क्लियर करते हैं और जाते हैं वहाँ पे रेजिडेंसी के लिए। तो काफ़ी अच्छा मतलब नेटवर्क बना हुआ है KMC का, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करता है। और साथ में यहाँ पे टीचर्स वगैरह आपको गाइड करते हैं, आप उनसे पूछोगे तो आपको बताएंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके लिए, या कैसे अप्लाई करना है। जो उसका प्रोसेस है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, कन्फ्यूजन बहुत है हमारे बीच में, तो उसमें आपको गाइड करते हैं, आपको एक दिक्कत नहीं होती है। फर्स्ट ईयर से आपको बताया जाता है, मतलब कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये चीज़ है, आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको यूज़ करना है कि नहीं करना।
एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब बहुत लोगों ने मुझे पूछा और मैंने भी इसके बारे में सोचा क्योंकि पहले मैंने नहीं देखा था इसके बारे में, वो है यहाँ के डोमिसाइल का। तो एक्चुअली में मतलब कि मैंने पता किया तो मालूम पड़ा कि आपको यहाँ से MBBS करने के बाद यहाँ का डोमिसाइल नहीं मिलता है। आपको कर्नाटका स्टेट में शायद से 10 साल का कोई उनकी क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल करना होता है, तब आपको डोमिसाइल मिलता है। उससे पहले आप यहाँ के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो जो नीट PG होता है उसमें आपका कर्नाटका का स्टेट कोटा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने समझा कि उसका आंसर करना सही होगा। एक चीज़ और जो मेरे को लगा कि आपको बतानी चाहिए वो कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हो तो आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है सोचने की कि आप साउथ इंडिया में जा रहे हो, आप मतलब कि कर्नाटका में जा रहे हो। यहाँ पे 90% जो लोग हैं वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब इन्हीं सब स्टेट्स के हैं, UP, बिहार के। तो आपको ज़रूरत नहीं है सोचने की कि आप वहाँ कैसे सर्वाइव करोगे। और सिंस बच्चे यहाँ पे सब लोग उस एरिया के हैं, तो यहाँ पे जो लोकल्स हैं, जो शॉप्स हैं, जितने भी मतलब लोकल जो लोग हैं उसमें से लगभग सब लोग हिंदी जानते हैं, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन जब आप इंटर्नशिप करते हो तो पेशेंट जो आते हैं वो थोड़े दूर के एरिया से आते हैं, वो लोकल से नहीं आते हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए आपको कन्नड़ सीखनी पड़ती है और कॉलेज उसमें आपकी हेल्प करता है। मैंने वीडियो बनाया है पहले उस पर। तो कॉलेज जो है वो आपकी उसमें हेल्प करता है, ऐसा नहीं कि आपको खुद ही सीखना होता है। उसकी अलग से क्लासेस लेते हैं ये लोग, फर्स्ट ईयर में भी लेते हैं, सेकेंड ईयर में लेते हैं। बाकी और जो चीज़ें हैं आप उनके थ्रू सीख सकते हो और मोस्टली लोग सीख जाते हैं। 4th ईयर तक आते आते आप पेशेंट से बात करते हो, अपने आपस में बात करते हो, मतलब प्रैक्टिस करते हो, तो मोस्टली लोग सीख जाते हैं 4th ईयर तक आते आते। तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, बट हाँ आपको सीखना पड़ेगा आपके बेटरमेंट के लिए। अब आप तो सोचिए कि आप इंटर्नशिप में जा रहे हैं, आप पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप सीखेंगे कैसे, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे उस चीज़ को। तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, बट 4th ईयर में होगा, आपका 4 साल होंगे सीखने के लिए, आप सीख लेंगे। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई कॉलेज में वेकेशंस कैसे होती हैं। तो भाई देखो, मतलब अभी तक आप स्कूल में थे, ठीक है, अब ये आपकी लाइफ का डिफरेंट फेज़ है। अब आप कॉलेज स्कूल को छोड़ दीजिए, कॉलेज में आ जाइए। यहाँ वेकेशंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। एग्ज़ाम्स जो होते हैं उससे पहले आपको 8 दिन या 10 दिन के लिए, मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उससे 10 दिन पहले आपको लीव मिल जाती है, प्रिपरेटरी लीव 8 से 10 दिन की। उसके अलावा मतलब यहाँ पे कोई ऐसी वेकेशंस नहीं होता, कोई छुट्टियाँ नहीं होती हैं। दिवाली छुट्टी 1 दिन की होती है, होली की 1 दिन की होती है, ऐसे चलता है बस। ऐसे कोई अलग से आपको ऐसा नहीं होता कि आपको 1 वीक की हॉलीडे मिलेगी, आप छुट्टी मिलेगी, आप घर घूम के आओगे, ऐसा नहीं होता है। सेशन जो आपका मतलब ईयर एंड होने के बाद आपको ब्रेक मिलता है 10-15 दिनों का, और एग्ज़ाम से पहले 10 दिन का 5 दिन का ब्रेक मिलता है। उसके अलावा तो बाकी आपकी पढ़ाई रहती है, वो भी टाइम कम ही पड़ जाता है अब तो ये मेरी तरफ से था इस वीडियो में कि जो क्वेश्चंस मेरे को लगे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा अपनी साइड से कि उसको मैं रिजॉल्व कर सकूँ, उसको मैं सॉल्व कर सकूँ और आप लोग की हेल्प कर सकूँ। तो फिर जो भी मणिपाल आ रहा है उससे मिलेंगे मणिपाल में। और प्लीज़ कमेंट करिए कि कौन कौन इस साल एडमिशन लेने वाला है, कौन कौन मतलब जो उसमें कि उस सोच रहा है KMC में एडमिशन लेने का, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और फिर जब आप लोग आएंगे यहाँ पे तो आपसे मिला जाएगा। और बहुत जल्दी मतलब अगले 1-2 दिनों के अंदर मैं एक कैंपस टूर की वीडियो डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेटेड रहिए। बाकी पूरा कैंपस दिखाऊंगा मैं आपको, और इसमें यही बताऊंगा कि आप जैसे आएंगे बेंगलोर से या मणिपाल, जैसे ट्रेन से, फ्लाइट से या ट्रेन से जैसे भी आएंगे, तो आपको कैसे कैंपस में आना है या कैसे आके प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करनी है। और साथ में जो काउंसलिंग की जो वीडियो बनाऊंगा, मतलब काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए अपडेटेड रहिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।